हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे वी स्टार्टिंग द नेक्स्ट लेक्चर फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्लीज ज्वाइन एवरीवन एंड टॉपिक इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ज्वाइन एवरीवन। Please join everyone so we can start today's class. जल्दी सब लोग ज्वाइन करिए। We are waiting for another 2-3 minutes so other student also may join. जल्दी से एक बार सभी लोग ज्वाइन कर लो, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। So once again, good evening everyone. Today is the next lecture for financial management. The topic is cost of capital. तो कल हम लोगों ने बात करी थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बेसिक्स की। व्हाट इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिसीजन कौन कौन से होते हैं, प्रॉफिट्स क्या होता है, अब व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करी और इम्पोर्टेंसी की बात करी। तो बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम लोगों ने कल दिया, व्हाट इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। In today's lecture, we are going to discuss the next topic, that is all about the cost of capital. So what is all about the cost of capital? हमने पहले भी एक बार बताया था cost of capital क्या होता है, 5-10 मिनट का लेक्चर हुआ था। तो आज हम लोग पूरा thoroughly स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, what is all about the cost of capital. So cost of capital is the minimum rate of return of a company which must earn to meet the expenses of the various categories of investors who have made the investment in the form of loans, debentures and equities and preferences share. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होती है कंपनी की, जो उसको अर्न करना होता है, which must earn to meet the expenses of various category of investors who have made the investment in the form of loans, debentures, equities and preferences share. Simple.
So all those investors who have made certain investment in the form of loans or debentures in equity, तो वो उसी को मेंटेन करने के लिए whatever the expenses will be incurred, तो उस मिनिमम रेट को कि खर्चा कितना आ रहा है। लेकिन आप कोई कैपिटल, सिंपल में समझिए, आप कोई भी कैपिटल रेज करते हैं मार्केट से, तो देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ एक्सपेंसेस विच इज गोइंग टू बी इनकर्ड। तो उन एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए आपको एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं, जिससे जितना कम खर्चा करेंगे आप, जितना मिनिमम खर्चा करेंगे उतना कंपनी को फायदा होगा। So it is the minimum rate of return of a company which must earn to meet the expenses of the various category of investors who have made the investment in the form of loans, debenture, equity and preference share. आगे बात करेंगे तो in other word, it is the rate of return that a firm must earn on its project investment to maintain its market value and attract the fund. Simple. यहीं पर कल भी हमने आपको एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट बताया था। एक्सप्लिसिट वो कॉस्ट वो होती है, एक फाइनेंस को प्रिक्योर करने के लिए जो खर्चा होता है उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कूपन रेट, डिविडेंड और कॉस्ट ऑफ इशूइंग द सिक्योरिटी। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है ऐसी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपने मिस कर दी, ठीक है, उससे जो नुकसान होता है उसको हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ये एक्चुअली इनविजिबल होती है, वो दिखती नहीं है, बट कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी, वो भी कहीं ना कहीं आपका एक अपॉर्चुनिटी लॉस होता है। ठीक, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज ऑल अबाउट, इट इज द रेट दैट द फर्म पेज इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फाइनेंसिंग। फाइनेंस को प्रोक्योर करने के लिए जो लागत आती है उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। अगर assumptions की बात करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, इट इज नॉट ए कॉस्ट एज सच, इट इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं। मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए आपको। इट कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट रिस्क सच एज जीरो लेवल रिस्क, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल। 3 टाइप के रिस्क की बात करते हैं। भाई हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंसी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इंपॉर्टेंसी क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की? It helps in a capital busting decision by stating that present value of cash inflows must be more than the present value of cash outflow. ये कैपिटल बस्टिंग के डिसीजन लेते समय भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मस्ट बी मोर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सिंपल। दूसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल हेल्प टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक मदद करता है कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन लेने के लिए। इसके अलावा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना होता है कंपनी के, वहां पर भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। एंड फोर्थ लास्ट, इट प्लेज ए मेजर पार्ट इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट लाइक मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ सिक्योरिटीज एटसेट्रा। अब आया मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे तो इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी 4-5 टाइप की होती है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म मस्ट अर्न ऑन द इक्विटी फाइनेंस प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू लीव अनचेंज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलना चाहिए दैट अ फर्म मस्ट अर्न ऑन द इक्विटी फाइनेंस प्रपोर्शन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू लीव अनचेंज द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स कोई अनचेंज रहे, you should need to earn those minimum rate of the return, जिससे कि आप क्या कर सकें, एक certain एक प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो इट इज डिफाइंड द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म मस्ट अर्न ऑन द इक्विटी फाइनेंस प्रपोर्शंस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू लीव अनचेंज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स का कोई इंपैक्ट ना करे, देयर विल नॉट बी एनी वैल्यू। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स डाउन हो गया, डिक्रीज हो गया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़े। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम लोग कई सारी अप्रोचेस से इसको मेजर करते हैं। पहली अप्रोच होती है डिविडेंड यील्ड अप्रोच। इट इज द रेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड व्हिच विल मेंटेन द प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। तो इसकी बात करते हैं कॉस्ट के इक्वल टू डी अपॉन एमपी। डी हो गया डिविडेंड पर इक्विटी, एमबी हो गया मार्केट वैल्यू पर शेयर। तो डिविडेंड यील्ड अप्रोच क्या है? डिविडेंड यील्ड अप्रोच विल बी दैट रेट ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड व्हिच विल मेंटेन द प्रेजेंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। देखिए कि डिविडेंड भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो एक अच्छा डिविडेंड पे करती है। डिविडेंड से क्या है कि मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज होती है, आपकी गुडविल भी इंक्रीज होती है और कहीं ना कहीं आपकी मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर भी साथ साथ इंक्रीज होगा। आगे बात करें डिविडेंड प्राइस, सेकंड हो गया डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच में क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसमें सेम है, बस ग्रोथ रेट को ऐड कर देंगे,
it is calculated on the basis of expected dividend rate per share plus growth in the dividend. तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, डी प्लस डी बाय द एमपी प्लस जी. भाई डी बाय द एमपी इसका भी डिविडेंड यील्ड अप्रोच का भी फॉर्मूला था, बट इसमें प्लस ग्रोथ. आप डिविडेंड रेट पर शेयर में ग्रोथ को ऐड कर देंगे तो डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ रेट अप्रोच हो जाएगी. थर्ड है कि अर्निंग यील्ड अप्रोच की बात करते हैं. अर्निंग यील्ड अप्रोच क्या है, सिंपल है, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, शेयर का मार्केट प्राइस क्या है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर अर्निंग प्रोस्पेक्ट ऑफ द इक्विटी. फ्यूचर अर्निंग क्या होगी हमारी, प्रोस्पेक्ट एक मतलब होता है कि प्रोबेबल हमारी अर्निंग क्या होगी, उसके बेसिस पे बात करते हैं. ई अपॉन एनपी की बात करते हैं. तो ये डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस भी शेयर डिटरमाइन करता है, क्योंकि जितनी ज्यादा अर्निंग होगी उसके अकॉर्डिंगली आपके शेयर्स की वैल्यू भी अप एंड डाउन होगी. वही बात करते हैं रियलाइज यील्ड अप्रोच की बात करेंगे. ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सिंपल है. इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ रिटर्न एक्चुअली रियलाइज्ड बाय द इन्वेस्टर्स इन अ कंपनी ऑन देयर इक्विटी कैपिटल. मतलब वॉट एवर द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड इन एबीसी कंपनी, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट आपको आ रहा है, उस पे उसके ऊपर कितना रिटर्न आ रहा है, उसी को बोलते हैं रियलाइज यील्ड अप्रोच. इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एक्चुअली रियलाइज्ड बाय द इन्वेस्टर्स इन अ कंपनी ऑन देयर इक्विटी कैपिटल. ठीक है, तो पीवीएफ इंटू डी की बात कर रहे हैं, क्लियर. तो पीवीएफ के भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड फैक्टर्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो याद रखिए सिंपल है, रियलाइज यील्ड अप्रोच क्या होता है, कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एक्चुअली रियलाइज, एक इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न रियलाइज हुआ इन अ कंपनी ऑन देयर इक्विटी कैपिटल, जो भी इक्विटी कैपिटल लगाई थी उस पर कितना उसको रिटर्न आया. ठीक है, तो बेसिक हो गया चार. नेक्स्ट बात करते हैं पांचवा. पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपएम की बात करें, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या होता है, सिंपल है. द कैपएम डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द रिक्वायर्ड रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द नॉन डाइवर्सिफाइड रिस्क ऑफ अ फर्म मेजर्ड बाय द बीटा कोएफिशिएंट. सिंपल है ना. तो कैपएम डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द रिक्वायर्ड रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द नॉन डाइवर्सिफाइड रिस्क ऑफ अ फर्म मेजर्ड बाय द बीटा कोएफिशिएंट. इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है. किसके बीच में, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द रिक्वायर्ड रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द non diversified risk of a firm measured by the beta coefficient. It is model based on the proposition that return on any shares is equal to the risk free return and the risk premium की बात करता है. Beta is a measure of systematic risk. Beta क्या है, it's a measure of systematic risk and which cannot be reduced through diversification. किसी भी तरीके से आप उस रिस्क को reduce या diversify नहीं कर सकते. अब मुद्दा आता है beta is equal to 1, the return of an individual security will change the same proportion as the return of the market. अगर बीटा हमारा एक रहेगा तो रिटर्न ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटी विल चेंज द सेम प्रोपोर्शन एज द रिटर्न ऑफ द मार्केट. इट वुड बी रिमेन सेम. जितना आपका मार्केट से रिटर्न आ रहा है उसी के अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल सिक्योरिटी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होगी. सीधी सी बात है. हाई रिस्क हाई रिटर्न की बात करते हैं. द मोर रिस्क यू कैरी द ग्रेटर द एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो फॉर्मूला क्या हो गया, के इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आई ई आर एम ब्रैकेट वन माइनस आर एफ. तो के ई क्या हो गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं. आर एफ हो गया हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, सिंपल. बीटा ऑफ सिक्योरिटी आई की बात कर रहे हैं और ई आर एम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट की बात कर रहे हैं. तो फॉर्मूला याद रखिए, आर एफ प्लस बीटा आई ई आर एम माइनस आर एफ की बात कर रहे हैं. तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल सिंपल क्या है, डिस्क्राइब द दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप को बताता है. कौन सी दो चीजों के बीच में, रिक्वायर्ड रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द नॉन डाइवर्सिफाइड रिस्क के दोनों के बीच में हम लोग रिलेशनशिप को बताते हैं. एंड द रिस्क मेजर्ड बाय द बीटा कोएफिशिएंट की बात करते हैं. और ये मॉडल किस पर डिपेंड करता है, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन दैट रिटर्न ऑन एनी शेयर्स इज इक्वल टू द रिस्क फ्री रिटर्न एंड रिस्क प्रीमियम की बात इसमें हम लोग करते हैं. ये तो हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी. यहां तक कोई डाउट है तो बताइए आप लोग.
आगे हम कॉस्ट ऑफ डेट की बात करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। कॉस्ट ऑफ डेट की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट मतलब cost of debt is a discount rate which equate the net proceed from the issue of debentures expected cash outflow. If the company used debt as a source of finance, then it saved the considerable amount of payment of taxes because the amount of interest paid on the debt or allowed for the deduction in the computation of taxes. सिंपल है, तो पता ही है, अगर आप कोई डेट ले रहे हैं, कोई लोन ले रहे हैं, उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उससे आपको क्या फायदा होता है? उससे फायदा ये होता है आपको कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम टैक्स, जब इनकम टैक्स हम रिटर्न भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, तो आपको उसमें क्या क्या होता है? आपको एक सर्टेन अलाउंसेस मिल जाते हैं आपको, ठीक है, सर्टेन डिडक्शंस मिल जाती है। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स इज द डिस्काउंट रेट व्हिच इक्वेट द नेट प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ डिवेंचर्स टू द एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोज। ठीक है, तो आपकी डेट को रेज करने के लिए कितना खर्चा हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इज द डिस्काउंट रेट की बात, व्हिच इक्वेट द नेट प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ डिवेंचर्स टू द एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लोज। व्हेन द कंपनी यूज, सिंपल है, जब कोई कंपनी एक सोर्सेज ऑफ डेट, कंपनी यूज डेट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, जब कोई कंपनी डेट को एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस दे, सोर्स ऑफ फाइनेंस में आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, इक्विटी, प्रेफरेंसेस शेयर, डेट, तो कई सारी तरीके से हम लोग, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ द एनीथिंग, बट हम लोग डेट की बात करते हैं। डेट को मेजरली हम लोग सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं, तो एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस बच जाता है, बिकॉज जो भी हम लोग पैसा पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं लोन का, उस पर कोई भी टैक्स नहीं पड़ता, उस पर टैक्सेस में हमको एग्जम्पशंस मिल जाता है। तो डेट में भी इशूड एज कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट बिफोर, कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट बिफोर टैक्स। तो क्या होगा इसमें? KD इज इक्वल टू 1/NP की बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट बिफोर टैक्सेस है अभी, तो KD इज इक्वल टू 1/NP हो गया। भाई कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो क्या होगा हमारा? I/N, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, I/N इंटू P 1 - T। जो I कहां पे हो गया? वहां पे एनुअल इंटरेस्ट जितना पे किया। NP की बात करें, नेट प्रोसीड ऑफ डेट डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं। T इज इक्वल टू टैक्स रेट की बात कर रहे हैं। तो अगर प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है, ये हमारा डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है। प्रीमियम मतलब 10 की चीज 11 में इशू हो रही है, डिस्काउंट मतलब 10 की चीज 9 में इशू हो रही है। तो प्रीमियम की बात होगी तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम की बात करेंगे, और डिस्काउंट की बात करेंगे जो एनपी क्या होगा हमारा? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। हमारा 10 रुपए हमारा फेस वैल्यू था, डिस्काउंट 1 रुपए हुआ तो 9 रुपए भी इशू करेंगे। प्रीमियम 1 रुपए है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो इट विल बी इशूड प्रीमियम, इसको 11 रुपए होगा। तो कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे, I/NP इंटू 1 - T की बात इसमें करते हैं। तो डिवेंचर होता है, इट मे बी परपेचुअल और इरिडीमेबल। बिफोर टैक्स होगा I/NP इंटू 100 की बात करें। सिंपल है, देखिए बहुत इसमें कोई समझना नहीं है। जब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स की बात करेंगे बिफोर टैक्सेस I/NP इंटू 100 होगा। आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो सेम रहेगा, I इज इक्वल टू 1 - T हो जाएगा। टी हमने आपको बताया था, टैक्सेस, टैक्स रेट की बात कर रहे हैं, कितना टैक्स आपने पे किया, 1 - टैक्स रेट की जो भी होगा, तो 1 - टैक्स अपॉन NP इंटू 100 होगा, तो आफ्टर टैक्स हो जाएगा। इन केस ऑफ इरिडीमेबल है, भाई रिडीमेबल डेट की बात करते हैं हम लोग, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स होता है KD इज इक्वल टू I प्लस MB माइनस NP। MB हो गया मैच्योरिटी वैल्यू की बात कर रहे हैं, NP हमारा हो गया नेट प्रोसीड, और N हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, 2 साल की बात है, 4 साल की बात है, 5 साल की बात है। तो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट कितना होगा? तो I इक्वल टू MB माइनस NP अपॉन N हो गया, और बाय द NP प्लस MB अपॉन 2 इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। आफ्टर टैक्स में क्या होगा? सेम होगा, I इक्वल टू 1 - T उसमें ऐड हो जाएगा, अदरवाइज इट वुड बी रिमेन सेम। तो आई यहाँ पर क्या एनुअल इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, टी हमारा क्या टैक्स रेट हो गया, एमबी हमारा मैच्योरिटी वैल्यू जो होगी, मैच्योरिटी मतलब 2 साल बाद, मतलब 2 साल का कोई लोन लिया तो ये 2 साल कोई अपनी इन्वेस्टमेंट किया तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको मैच्योरिटी वैल्यू बात करेंगे। एनपी नेट प्रोसीड्स की बात कर रहे हैं, एन इक्वल टू नंबर ऑफ। तो केडी कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल टैक्स डेट क्या होगा बिफोर टैक्सेस, आई प्लस एमबी माइनस एनपी अपॉन एन, एनपी प्लस एमबी अपॉन 2 इंटू 100 की बात कर रहे हैं। बट आफ्टर टैक्स में 1 - T आई के साथ इंटू हो जाएगा, वो रिडीमेबल में भी होगा, इरिडीमेबल में भी होगा। तो रिडीमेबल में क्या बताया, बिफोर टैक्सेस आई अपॉन एनपी इंटू 100, आफ्टर टैक्स आई 1 - T अपॉन एनपी इंटू 100 की बात कर रहे हैं। ये हो गया कॉस्ट ऑफ डेट। अब अगला हमारा फंसता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस शेयर क्या होता है। सिंपल है,
प्रेफरेंस दो टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर में आपको कहीं ना कहीं डिविडेंड, सर्टेन अमाउंट ऑफ द डिविडेंड यू जस्ट नीड टू पे योर स्टॉक योर इन्वेस्टर्स। तो प्रेफरेंस शेयर आल्सो फिक्स कॉस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज लाइक डिवेंचर्स, क्योंकि आपको हर साल उनको पैसा पे करना पड़ता है डिस्पाइट ऑफ हैविंग प्रॉफिट और लॉस। इट्स ए फिक्स कॉस्ट बियरिंग होती है। जैसे लोन लिया आपको उसमें पे करना ही करना पड़ता है, वेदर यू आर गेटिंग प्रॉफिट और नॉट, यू जस्ट नीड टू मेक द पेमेंट टू द बैंक। The preferences share also fixed cost bearing securities like debentures. Unlike the interest paid on date, dividend are not allowed to deducted in the computation of tax. सिंपल सी बात है, जो एटलीस्ट हम जब डेट लेते हैं, लोन लेते हैं, उसमें तो इंटरेस्ट पे करते हैं, उसको आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेस में आपको इनकम टैक्स में कुछ उस पर रिबेट मिल जाती है। बट वट एवर द अमाउंट, समझने की बात है, वट एवर द अमाउंट यू आर जस्ट पेइंग टू योर शेयर होल्डर्स in the form of dividend, you are not allowed to deduct it in a computation of taxes. So therefore no adjustment is required for taxes. आपको taxes में कोई रिबेट नहीं मिलने वाला, because dividend is not a charge on the earning on item of the expenditure. It is an appropriation of the earnings. In other words, they are paid out of after tax earning of the company. हम लोग taxes के बाद ही, आफ्टर टैक्स अर्निंग्स के बाद ही उसको पे करते हैं। Unlike debentures, preference share can also be issued as a premium at par and discount. डिबेंचर की तरह हम लोग उसी की तरह इसको हम लोग डिस्काउंटेड और प्रीमियम दोनों पे इसको इशू कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज द एनुअल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय द नेट प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यही बताए भी थे। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो गया, KP इज इक्वल टू D अपॉन NP इंटू 100 की बात करें। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फार्मूला क्या होगा, G अपॉन NP इंटू 100। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर एक फिक्स कॉस्ट बेयरिंग होता है, सिक्योरिटी लाइक डिबेंचर, इन एवरी ईयर यू जस्ट नीड टू मेक द पेमेंट टू योर शेयर होल्डर्स। वो पहला था कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, अब बात कर रहे हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। भाई सेम है, D प्लस MB माइनस NP अपॉन N एंड NP प्लस MB बाई 2 इंटू 100 KPR। भाई आफ्टर टैक्सेस की बात करेंगे, आफ्टर टैक्सेस बिफोर टैक्सेस में होगा 1 प्लस टी होगा, 1 माइनस टी नहीं होगा, 1 प्लस टी होगा इसमें। MB माइनस NP अपॉन N, NP प्लस MB अपॉन 2 सेम रहेगा। ठीक है, डिविडेंड टैक्सेस की बात कर रहे हैं। तो नेट प्रोसीड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मीन दैट पर वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट एंड फ्लोटेशन कॉस्ट। तो सिंपल है ये। लास्ट होता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है, जो भाग अपने प्रॉफिट का यू आर कीपिंग विद योर सेल्फ, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे शेयर होल्डर के साथ, अपने पास रख रहे हैं, सोच रहे हैं उसको अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग। तो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट रिटर्न ऑन द रिटेन प्रॉफिट अकर to the firm only because of some sacrifice made by the shareholders in not receiving a dividend out of the available profit. Thus, retained earning involves the opportunity cost. A firm is required to earn on the retained earning at least equal to the rate that would have been earned by the shareholders if they were distributed to them. This is the cost of retained earning. तो रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है कि जो आप पैसा कर, नॉर्मल रिटेन अर्निंग समझिए, जो पैसा कमा रहे हैं उस जो पैसा कुछ आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसके बाद जो आप यू आर कीपिंग विद योरसेल्फ बीइंग अ कंपनी, बीइंग अ मालिक, उसको रिटेन अर्निंग बात करते हैं। बस कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की क्या बात करेंगे, तो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट, जो शेयर होल्डर होता है, जो आप पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग सर्टेन रिटर्न ऑन दोस इन्वेस्टमेंट। So shareholder expect return on the retained profit across to the firm only because of some sacrifice made by the shareholders in not receiving the dividend out of the available profit. वो अवेलेबल जो प्रॉफिट है उसमें डिविडेंड रिसीव नहीं कर रहा, सर्टेन सेक्रीफाइस कर रहा। तो उसका मुद्दा ये, दस रिटेन्ड अर्निंग इन्वॉल्व द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ए फर्म, ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अर्न ऑन द रिटेन्ड अर्निंग एटलीस्ट इक्वल टू द रेट, इतना उसको कम से कम पैसा मिले इक्वल टू द रेट दैट वुड हैव बीन अर्न्ड बाय द शेयर होल्डर्स। जितना शेयर आप किसी को 100 रुपए दे रहा था, आपने 100 रुपए का है, 20 रुपए आप किसी को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में दे रहा था, वो 20 रुपए में जितना पैसा कमा रहा था, तो अगर आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यू जस्ट नीड टू अर्न दो एटलीस्ट उतना इक्वल तो हो जितना अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उसको शेयर होल्डर्स को, उतना तो आपके पास रिटर्न उसका आना चाहिए। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो के आर इज इक्वल टू के ई 1 माइनस टी एंड आई 1 माइनस टी बी इंटू 100 की बात इसमें कहते हैं। So this is all about the basics of cost of capital. Anyone is having any doubt, please do tell me.
किसी को कोई डाउट है तो जल्दी बताइए। So once again, thank you so much for joining. Goodbye. Take care. We are meeting you tomorrow, probably by the same time. Thank you. Take care.